हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विकांशी शर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट थ्रू जीआईटी। जब भी हम कोई ड्रग जीआईटी के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं देन उसके ऊपर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट पड़ने वाला है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का फिजिको केमिकल फैक्टर। इसके अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को स्टडी करने होंगे और जो हमें पता होने चाहिए कि दैट दे आर गोइंग टू अफेक्ट द absorption rate overall. Okay, so the first one is ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। ड्रग सॉल्युबिलिटी कैसी होगी ड्रग की और उसका डिसोल्यूशन रेट कैसा होगा, ये सबसे पहला फैक्टर है। इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी आपकी ड्रग होती है वो दो तरीके की सॉल्युबिलिटी शो करती है। आइदर इट इज शोइंग द सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम और इट इज शोइंग द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक मीडियम। दो तरीके की उसकी सॉल्युबिलिटी है। एक है आपकी ऑर्गेनिक में यानी कि हाइड्रोफोबिक और दूसरी है आपकी एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम का मतलब है हाइड्रोफिलिक। जब ये दो तरीके के सॉल्वेंट्स के अंदर अपनी सॉल्युबिलिटी शो करेगा तो वही दो तरीके के सॉल्यूशंस आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनका डिसोल्यूशन रेट कैसा होगा। अगर आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक है देन इट इज गोइंग टू शो अ गुड डिसोल्यूशन रेट। अगर आपकी ड्रग हाइड्रोफोबिक है तो उसका जो डिसोल्यूशन रेट होगा वो बेकार हो जाएगा। और डिसोल्यूशन रेट अगर बेकार है तो हम उसे चेंज करने के लिए और भी सारी चीज़ों पे काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सिपिएंट्स हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है वो जल्दी से जल्दी आपकी डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो डिसॉल्व होगी उतनी ही ज़्यादा वो सॉल्यूशन फॉर्म में आएगी और डिसोल्यूशन इज द मस्ट स्टेप बिफोर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड थिंग, जो आपकी ड्रग होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी परमेबिलिटी शो करे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारे लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका सबसे पहला फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन रेट। सेकेंड वन इज पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। पार्टिकल साइज क्या है और सरफेस एरिया क्या है। तो पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया की हम बात करें तो ये दोनों अपने आप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई भी ड्रग जिसका पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा अवेलेबल होगा, ये हम लोगों को पता है बिकॉज उसका जो ओवरऑल स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, जब आपकी आती है पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया से रिलेटेड ही, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम चाहते हैं हमारी ड्रग अच्छे से एब्जॉर्प्शन शो करे देन वी मस्ट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। हमें उस ड्रग का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि वो आपकी जो ड्रग है ये ज़्यादा आपके डिसोल्यूशन मीडियम के कांटेक्ट में आएगी और डिसोल्यूशन मीडियम के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो ड्रग है उसके चारों तरफ आपका डिसोल्यूशन मीडिया अवेलेबल है। जब डिसोल्यूशन मीडिया अवेलेबल है तो ड्रग विल बी डिसॉल्व एट अ हायर रेट। ड्रग अच्छे रेट से आपके डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा कब एप्लीकेबल है, व्हेन द ड्रग इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जब आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक है नेचर में तो ये वाली कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल है कि आप उसका पार्टिकल साइज बढ़ा दें। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी आ जाती है लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ में। लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ में क्या होगा कि जब भी आप उन लिपोफिलिक ड्रग्स का पार्टिकल साइज रिड्यूस करोगे यानी कि उनका माइक्रोनाइजेशन करोगे तो पार्टिकल साइज रिड्यूस होने से उनकी जो वेटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। वेटेबिलिटी कम होने का मतलब है कि वो पार्टिकल्स फिर आपके मीडियम के अंदर अच्छी तरीके से डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे और जब वो डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे देन हाउ विल दे फॉर द डिसोल्यूशन। उनका डिसोल्यूशन कैसे होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ जाती है कि लिपोफिलिक ड्रग्स का माइक्रोनाइजेशन करने से उनकी वेटेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमें ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से उनकी वेटेबिलिटी को दोबारा से इम्प्रूव करें। ये हमारे लिए दूसरी चीज आ जाती है। तीसरा, आपका पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया के अलावा जो तीसरा फैक्टर आपके लिए वर्क करता है वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म
पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आपकी कोई भी जो ड्रग होती है वो ड्रग कई बार एक से ज़्यादा स्टेट्स में अवेलेबल होती है। वो ड्रग अनस्टेबल होने की वजह से एक से ज़्यादा स्टेट्स में अवेलेबल रहेगी बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो अलग अलग तरीके का नेचर शो करेगी। तो जो आपका ये एक ही क्रिस्टल का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं। पॉलीमॉर्फ्स दो तरीके के होते हैं, एक आपके होते हैं इनैंशियोमर्स और एक आपके होते हैं इनैंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। इनैंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। तो जो आपके इनैंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक है, इनैंशियोट्रॉपिक वो आपके पॉलीमॉर्फ्स होते हैं जो कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप उसे रखेंगे तो वो चेंज करता रहता है अपनी स्टेट को, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में चेंज हो जाता है बाय वेराइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट व्हेन इट कम्स टू मोनोट्रॉपिक के केस में क्या होता है कि आप इसे किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे रखें, इट विल ऑलवेज शो द अनस्टेबिलिटी, ये हर तरीके से अनस्टेबल रहेगा। तो जब बात की जाती है पॉलीमॉर्फ्स की, तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ड्रग डिसोल्यूशन पे, उसका ये इफेक्ट पड़ेगा एब्जॉर्प्शन पे कि जो आपके पॉलीमॉर्फ्स जो भी पार्टिकल जितना ज़्यादा स्टेबल रहता है, स्टेबल रहने से उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। एनर्जी हाई होने का मतलब है कि उसे डिसॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। उसकी क्योंकि एनर्जी स्टेट बहुत कम है, उसको डिसॉल्व करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके का है, इनैंशियोमेरिक और इनैंशियोट्रॉपिक और पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके का है, इनैंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। मोनोट्रॉपिक वो होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पे स्टेबल नहीं होते, और इनैंशियोट्रॉपिक वो होते हैं जिन्हें आप टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से जिनकी स्टेट्स को आप चेंज कर सकते हो। तो जब बात की जाती है मोनोट्रॉपिक की, तो क्योंकि मोनोट्रॉपिक हर तरफ अनस्टेबल है, यानी कि उनके पास में हाई एनर्जी है, जब ऑलरेडी वो हाई एनर्जी अपने पास में रख रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड की जाए, दे स्टार्ट टू डिसॉल्व, ये डिसॉल्व होना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहने पे हमारे साथ प्रॉब्लम है कि उसकी एनर्जी स्टेट बहुत कम है, तो आपको उसे डिसॉल्व करने के लिए हाई एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसका डिसोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो जो उसके पॉलीमॉर्फ पे भी ध्यान देना होता है कि पॉलीमॉर्फ किस तरीके का है। अगर अच्छा है कि वो अनस्टेबल है या मेटास्टेबल है, देन इट इज गोइंग टू शो गुड डिसोल्यूशन रेट एंड दस गोइंग टू शो द बेटर एब्जॉर्प्शन। और दूसरी चीज आपकी आ जाती है इनैंशियोट्रॉपिक क्योंकि एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो आपके इनैंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनैंशियोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स स्टेबल और मेटास्टेबल दो स्टेट्स में होते हैं। स्टेबल तो स्टेबल होते ही हैं, मेटास्टेबल मिडिल स्टेट होती है, जो ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है। ये अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर मिले और इन्हें अनडिस्टर्ब रखा जाए तो ये स्टेबल हो सकते हैं। तो मेटास्टेबल सबसे अच्छी आपकी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। इसके अलावा चौथा आपका फैक्टर आ जाता है स्यूडोपॉलीमॉर्फिज्म। स्यूडोपॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हमें लगता है कि वो एनिसोट्रॉपिक है, मोनोट्रॉपिक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस तरीके की जो ड्रग्स होती हैं, ये अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके सॉल्वेंट्स को एंट्रैप कर लेती हैं। जो भी आपका सॉल्वेंट है उसे एंट्रैप कर लेंगी, ठीक है। जो सॉल्वेंट ये एंट्रैप करती है, अपने अंदर बंद करती हैं, वो इसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। किस तरीके का सॉल्वेंट है ये डिपेंड करता है। अगर ये जो आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज, अगर ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो हम इसे सॉल्वेट कहेंगे, और अगर ये एक वाटर है देन हम उसे हाइड्रेट कहेंगे। तो सॉल्वेट है या हाइड्रेट है ये ज़रूरी है जानना। इसको हम जो भी आपका सॉल्वेंट इसके अंदर इंटरप होगा, उस सॉल्वेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो जो आपका सॉल्वेंट इसके अंदर इंट्रैप है वो इसकी सॉल्युबिलिटी को बहुत इफेक्ट करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पहले से कोई सॉल्वेंट इंट्रैप्ड होता है, इसका मतलब उसने उसकी एनर्जी पहले से कम कर रखी है। जो उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको सॉल्युबिलिटी चाहिए, सॉल्युबल करने के लिए जो उसे एनर्जी देनी थी, वो एनर्जी उसने ऑलरेडी अंदर इंट्रैप कर रखी है, तो वो इतनी एनर्जी लेगा नहीं कि डिसॉल्व हो सके। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है कि जितना ज़्यादा किसी के अंदर सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है जो आपके एनहाइड्रस फॉर्म होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कोई भी सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, जो पूरी तरीके से ड्राई हैं, आर गोइंग टू शो बेटर सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू दी सॉल्वेट्स एंड हाइड्रेट्स। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। जो आपकी ड्रग है उसकी सॉल्ट फॉर्म क्या है। जितनी भी आपकी ड्रग्स होती हैं, जितने भी वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं, वो वीक एसिड या वीक बेस के साथ में क्या कंडीशन होती है कि वो अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी चेंज करते रहते हैं। तो उनको बेसिकली तो क्या होता है कि वीक एसिड या वीक बेस अनआयनाइज्ड फॉर्म में रह लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं उनको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में। सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपके पास में कोई वीक एसिड है, तो वीक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में मिला दीजिए। इससे क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बना लेगा। सिमिलरली इफ़ यू आर हैविंग अ वीक बेस, अगर आपके पास में वीक बेस है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला दीजिए और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने के बाद में वो दोबारा से एक सॉल्ट बना लेगा। जो सॉल्ट होते हैं उनका एज कम्पेयर टू वीक एसिड्स या वीक बेस उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। तो आप सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हैं या कौन सा फॉर्म ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को पता करने के लिए। उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी ये आप इस चीज़ से पता कर सकते हैं और साथ ही साथ बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिसोसिएशन कोएफिशिएंट, लिपोफिलिसिटी एंड द पीएच। यानी कि अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आपका pKa, जिसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, इसके अलावा जो आपका मीडियम है उसका pH क्या है वो, और तीसरी चीज़ आपकी लिपोफिलिसिटी। ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर दिस इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए तीनों बहुत ज़रूरी हैं। pKa क्या कहता है, pKa और pH के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसे हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन आपकी कहती है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस आयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन। दिस इज फॉर अ वीक एसिड। वीक एसिड के लिए आपकी हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन है। तो इससे हमें ये रिलेशन पता चलता है कि क्या कैसा आपका मीडियम का पीएच है, उसके हिसाब से आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसाइड होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कोई ड्रग कितनी डिसोसिएट होगी सॉल्यूशन फॉर्म में आने पे। तो जो पीएच है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो कौन सा आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं, मीडियम का पीएच क्या है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे वीक एसिड है वैसे ही वीक बेसिस के लिए भी हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन होती है जो कहती है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस अनआयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप ओवरऑल pKa को डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ pH। अब क्या इफेक्ट पड़ता है pKa का ये हम लोग समझ लेते हैं। जो आपका pKa होता है ये आपकी डोजेज फॉर्म के आयनाइज या अनआयनाइज होने को इफेक्ट करेगा कि कोई ड्रग आयनाइज्ड है या कोई ड्रग अनआयनाइज्ड है, इस बात पे फर्क पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड ड्रग ही डिसाइड करती है कि उसका परमिएशन आपकी मेम्ब्रेन से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं pKa कहता है कि जितना ज़्यादा pKa होगा, यानी कि अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में अगर pKa वैल्यू लेस देन 2.5 है, इट रिप्रेजेंट्स कि वो एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि आप उसे किसी मीडियम में रखें वो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयनाइज होने की वजह से
इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बेकार होगी, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका वो बहुत ज़्यादा बेकार होगा, वो लिपोफिलिक मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा। व्हेन इट कम्स टू 2.5 टू 7.5 pKa, 2.5 से 7.5 pKa की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी ड्रग है वो एक नॉर्मल एसिड है, और अगर आप उसे किसी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में लेकर जाओगे, जैसे कि आपका स्टमक हुआ, तो वहाँ पे वो अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगी, और अनआयनाइज्ड स्टेट में रहने की वजह से स्टमक से उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। वहीं पे अगर हम 7.5 से ऊपर के pKa की बात करें तो इसका मतलब जो ड्रग है वो आपकी वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से ऑल ओवर द GIT आप उसे कहीं पे भी रखें, वो कहीं पे भी आपकी आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, इट विल ऑलवेज रिमेन द अनआयनाइज्ड, और इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी हो सकता है। यही सेम कंडीशन आपकी बेसिस के साथ भी एप्लीकेबल है। बेस के साथ क्या होगा कि बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और आयनाइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये समझिए आप कि जो आपकी ड्रग है वो पूरी तरीके से अफेक्ट करेगी किस चीज़ को, उसके एब्जॉर्प्शन को। फॉर एग्जांपल अगर जो वैल्यू है आपकी वो 5 है, 5 से इनफैक्ट कम है, तो उस कंडीशन में इट इज़ अ वीक बेस, ये बहुत ज़्यादा वीक बेस है। वीक बेस का मतलब समझिए कि ये किसी भी स्टेट के कहीं पे भी आप लेकर जाओ, ये हर जगह आपका अनआयनाइज्ड स्टेट में ही रहेगा। जब बात आती है 5 से लेके 11 pKa वैल्यू की, तो इसका मतलब ये एक मॉडरेट बेस है। मॉडरेट बेस का मतलब है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के अंदर अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगा, और वहाँ से अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। वहीं पे बात की जाए अगर 11 से ज़्यादा pKa वैल्यू की, 11 से ज़्यादा pKa वैल्यू का मतलब है कि जो आपकी ड्रग है वो आयनाइज्ड स्टेट में ही रहेगी, उसे कोई भी अनआयनाइज्ड स्टेट में नहीं रख सकता, और वो आयनाइज्ड स्टेट में है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये तो रही बात pKa और pH की। तो pH आपका डिसाइड करेगा कि कोई भी ड्रग है उसकी pKa वैल्यू क्या रहेगी, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होता है कि अगर कोई ड्रग हमने माना कि वो लिपोफिलिक है नेचर, मतलब वो ड्रग आपकी pKa वैल्यू सही शो कर रही है, हर जगह पे अनआयनाइज्ड स्टेट में है, तो अनआयनाइज्ड स्टेट में भी वो लिपोफिलिक है या फिर वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि उसकी लिपोफिलिसिटी कितनी है, कैसी है, ये हमें पता होना चाहिए। ड्रग की लिपोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, ड्रग उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जब ड्रग की लिपोफिलिसिटी कम होगी, हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो वो एब्जॉर्प्शन रेट भी अपना बेकार शो करेगी। तो pKa, pH और लिपोफिलिसिटी तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कंसिडर की जाती हैं इन द सिचुएशन ऑफ द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये भी आपके एब्जॉर्प्शन रेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। एंड द लास्ट physicochemical factor which will affect the dissolution rate is drug stability। जो आपकी ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है ड्रग के डिसोल्यूशन को लेके, क्योंकि ड्रग अगर स्टेबल ही नहीं है देन हाउ इज इट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन कैसे शो करेगी, और शो कर भी दे तो वो हमारे किस काम का। तो दो तरीके की ड्रग अनस्टेबिलिटी आप लोग देख सकते हो, या तो ड्रग आपकी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या तो उसका इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, या फिर कॉम्बिनेशन विद अदर कंपोनेंट्स, और बाकी किसी कंपोनेंट के साथ में उसका कंबाइंड हो जाना। अगर ड्रग इन दोनों में से किसी भी तरीके की रिएक्शन शो करती है तो ड्रग इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, और अनस्टेबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारे लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। सो दीज आर द वेरियस फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डोजेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स, जो भी डोजेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।